बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान जंग को आज 17 दिन हो गए हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों और तनसीबात पर हमले जारी हैं। इसराइल ने यह दावा किया कि ताज़ा तरीन हमलों में ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी और पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद किया गया। ईरान ने इस दावे को मुस्तरद किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले भी जारी हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन की बारिश की है। सिहोनी रियासत को हिलाकर रख दिया है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों से नाराज़ हैं। उन्होंने धमकियों के बाद अब गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं और ये ताना दिया है कि हमने नेटो इत्तेहादियों पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को साफ साफ ये कहा कि ईरान जंग जीतने के बाद हमें तुम्हारे बहरी जहाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब जिस तरह से ईरान जंग में अमरीकी सदर इत्तेहादियों से बार बार अपीलें कर रहे हैं और इत्तेहादी मदद करने से साफ इनकार कर रहे हैं, आपके ख्याल में ईरान में अमरीका के जो इत्तेहादी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से इतना दूर क्यों हो गए हैं? आमिर साहब, अभी तो आप इत्तेहादियों की बात कर रही हैं। अभी जो हमारे यहाँ ब्रेकिंग चल रही थी और उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया कि ये ट्रंप साहब ने, मैं अभी अपने आप ही देख रहा था और ये ट्वीट भी देख रहा था उनका, कि ये उन्होंने इसराइल के प्रेशर पे किया। तो इत्तेहादी तो दूर की बात है, अब उनके अंदर से आवाज़ें टूट फूट की बाकायदा तौर पे आ रही हैं और वो समझ रहे हैं, क्योंकि कभी वो अपने दामाद पे जेड कुशनर पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डालते हैं कि मुझे उसने बताया। भाई आप आए थे कि मैं जंगें नहीं करूँगा, हर जगह पे आप पंगा ले रहे हैं, मामलात को ख़राब कर रहे हैं, तो फिर किस तरह चलेगी बात? पिछले साल जून में आप चढ़ दौड़े थे ईरान पे इसराइल के साथ मिलके, अब फिर आप आ गए, तो किस तरह कोई भी मानेगा? और जो इनकी हालत वहाँ बनी हुई है, जो मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं, मैंने शायद सितंबर में जब मैं न्यूयॉर्क गया था और मैंने फिर उस वक्त 2-3 दफ़ा ये बात कही थी कि जिन लोगों ने, मुसलमानों ने स्पेशली, और उसके अंदर ये नहीं कि पाकिस्तान के भी तमाम अरबिक, टर्किश जितने मुसलमान थे उन सब ने, क्योंकि जो बाइडन इसराइल के साथ खड़े हुए थे और जो गज़ा पे उस वक्त जुल्म व बर्बरियत हो रही थी, तो लोगों ने इनको वोट किया था कि ये इलेक्शन लड़ रहे थे कि हो सकता है कि ये बेहतर करें। और फिर जो ड्यूटियां लगाई, वो बेशक कहते रहे कि टेक केयर, वो बड़ा मज़े का लिखते हैं अमेरिका के लिए, साथ लिखते हुए कि थैंक यू फॉर स्टैंडिंग विद मी और फलाना हर चीज़ पे लिखते हैं। तो जो आम अमेरिकन है वो बहुत तंग हुआ है, क्योंकि जो ड्यूटियां वो लगा रहे हैं तो सामान तो उनको महंगा मिल रहा है ना। आप खजाने में जो पैसे ला रहे हैं वो आम आदमी को तो नहीं बांट रहे। तो ये बात उस वक्त भी कही थी कि नवंबर इनके लिए बड़ा टफ होगा और अब मिड टर्म इनके लिए मजीद एक हौलनाक ख्वाब बनेगा, खौफनाक इनके लिए वो रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां पे तो ये नहीं चल सकेगा ना काम। ये जो यहाँ बता रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा, फिर कभी चाइना की मिन्नत, कभी यूरोप की मिन्नत, कभी तड़ियाँ, अब वो ब्रिटिश पहले गवर्नमेंट को लगाई तड़ियाँ छड़ियाँ, अब गुस्से में आके कह रहे हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ये वो होती है कि जब आपने कोई प्लान ना किया हो, आप किसी प्रेशर में आए हुए हों और आप एक ऐसा कदम उठाने के लिए जा रहे हों जिसकी अब पूरी अमेरिकन कौम को खमियाजा भुगतना पड़ना है। सबसे पहले आपने, ट्रंप ने आके जब चाइना के ऊपर कहा कि ड्यूटी लगाऊंगा, तो जवाबन जो चाइना ने ड्यूटी लगाई तो वहां से दुम दबा के ये भाग पड़े, क्योंकि जाहिर है चाइना को तो पता था कि ये किस किस्म की हरकतें करेंगे, वो बयानात रोजाना की बुनियाद पर नहीं देते। अब सारे लोग चाइना, रशिया का नाम ले रहे हैं कि बहरहाल ईरान को मदद हासिल है, क्योंकि जो ताक के निशाने लग रहे हैं अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन इंटेलिजेंस पे, उनके रडार्स पे, उनके मिसाइल सेंटर्स पे, तो उस पे ये तो सारी दुनिया कह रही है कि इन्हें कोई ना कोई मदद हासिल है। दाएं बाएं भी चले जाएं तो मदद आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी। हमारे लिए वो उर्दू में ट्वीट एवं नहीं कर रहे कि हम जिस तरह हमने स्टैंड लिया ईरान के साथ खड़े होके, हमने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ईरान का साथ दिया है इसराइल और अमेरिका की जारियत पे। उसी क्लैरिटी के साथ हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं कि वहां नहीं जाना, और हमने ईरान को समझाया भी और उन्होंने मानी भी है बात। अब असल इशू आ गया ट्रंप की, जो बात आपने सवाल में रखी है कि अब वो पागलपने की हद तक लोग, फिर आपको पता है तजिया निगार बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा सकते हैं। तो भाई वो तो अमेरिकन पहले कर चुके हुए हैं ना, जापान पे भी तजर्बा कर चुके हुए हैं ये काम। उनसे बैद कुछ नहीं है कि जब इतनी खौफनाक सिचुएशन में हो कि कभी कहते हैं जंग खत्म हो गई, कभी कहते हैं मैं चंद दिनों में जनाब ये आबनाए हुर्मुज़ क्लियर करा दूंगा, फिर कहते हैं हमारे साथ एस्कॉर्ट करो आके,
अच्छा जापान जो बिल्कुल इस एटम बम के बाद से ऐसा सीधा हुआ है कि अमेरिका के बगैर बात नहीं करता, उसने भी इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ स्कॉट में नहीं जा सकते, हम आपके शिप्स नहीं, दुनिया को नहीं दे सकते ये सर्विस। उनका तो सारा दारोमदार आपने हुर्मुज़ पे खड़ा हुआ है, चाइना का है, सब कुछ है। लेकिन अब जापान, इनको खुद ट्रंप को समझ नहीं आ रही। नेतन्याहू के बारे में मुख्तलिफ आ रही हैं, जब उनकी आ रही थी कि जी वो असैसिनेट कर दिए गए हैं, मारे जा चुके हुए हैं, तो फिर जो वीडियोस आई उनके अंदर बड़े लोगों ने मीम्स भी बना दी कि देखें जी कॉफी का सिप लिया है, कम से कम सिप में घड़ा ही बन जाए जहाज के अंदर, वो भी नहीं आ रहा। अब लोग बातें करते हैं ना, जैसे ट्रंप की अपने वो आ रही हैं मीम्स बन के कि जनाब वो खड़े हैं रोड पे लेके, अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ जंग में लड़ने लग जाओ, मतलब मजाक ही बन गया ना इसका। तो अब जो ईरान कर रहा है, बिल्कुल उनको तो पता है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, जो है वो अपना पूरा कौमी हमीयत के साथ खड़े हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अब ये समझने की बात ट्रंप के ऊपर है कि, और ईरान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सीज फायर की बात नहीं है, अब हमारे से बात करो, अमन लाओ, जो हमारे ऊपर तुमने तबाही किया है उसका खमियाजा हर जाने की सूरत में दो हमें। तो ये इस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें तो अपना सोचना है पाकिस्तान का। यहाँ पे भी जाम सिफारतकारी में अच्छे हैं, हम सबको बहसियत कौम, अगर गवर्नमेंट को हम चाहे जितना मर्जी कुछ कहें कि जी ये एमी है, आई वॉश है, जो किफायत शारी की है, कुछ भी करें, हमें उसके अंदर हिस्सा डालना चाहिए बहसियत एक पाकिस्तानी। जी अयाज साहब, देखिए मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में पता नहीं क्यों गोरबाचोफ नज़र आ रहा है। जिस तरह गोरबाचोफ की सदारत के बाद वो रशिया, वो सोवियत यूनियन नहीं रहा था, सुपर पावर नहीं रहा था, कुछ इसी तरह की मुझे वेव आ रही है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। देखिए जब से उन्होंने इस टेन्योर में जब से वो आए हैं, उनकी राइट रोलर कोस्टर वाली है, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर बिल्कुल नीचे, और बहुत स्पीडों में। पहले दिन से वो शायद उनको लग रहा होगा जब वो आए थे कि मैं को बहुत बड़ा लीडर हूँ, और इस तरह से दोबारा आना हारने के बाद अमेरिका का सदर बनना ये छोटी बात नहीं थी। तो इन्होंने शायद सोचा कि अब पूरी दुनिया को जिस तरह से मैं चाहूँगा मनूवर करूँगा, अब दुनिया मैंने चलानी है। देखिए ना, एक स्टेज पे वो यूएन को उन्होंने फारिग कर दिया हुआ था। जब गजा पीस बोर्ड बना रहे थे, वो बुनियादी तौर पे यूएन के मुकाबले में बना रहे थे कि यूएन ख़त्म हो जाएगी, ये सारी दुनिया गजा पीस बोर्ड में आ जाएगी और इसकी हुक्मरानी मैं करूँगा। और फिर उसका कैसा ज़बरदस्त मॉडल उन्होंने बनाया था कि पैसे लोग देंगे, हम इसकी चौधराहट करेंगे, बस चौधरी साहब ने तय कर लिया था। लेकिन उनका हर फैसला ठीक या गलत वो मुनासिब ही जा रहा था, जब तक कि उन्होंने इजराइल के इस चक्कर में आके कि ईरान पे हमला कर दिया जाए नहीं किया, यहाँ आके वो फंस गए। अब ये दुनिया में कभी हुआ है इस तरह कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करे और ये सोच के हमला करे कि इधर से मैंने अटैक करना है और उधर से वहाँ के लोग निकलेंगे और वो अपनी सारी रूलिंग एलीट को फारिग कर देंगे, और फिर मैं एक बंदा जो मैंने तैयार किया हुआ है इतने सालों से अपने पास रख के, उसको मैं वहाँ पे जहाज़ पे बिठा के ले जाऊँगा और बिठा दूंगा, और लोग उसको तस्लीम कर लेंगे कि जी बस इतने वहाँ पे लोग तंग आए हुए हैं कि वो मेरी उसके बाद वो जो मैं सदर का उम्मीदवार बिठा दूंगा। वो जैसे वेनेजुएला की मिसाल, उनको लगा होगा कि ये भी कोई इसी तरह का मामला होगा। अब या तो वो ये करते कि शुरू में ही एहसास कर लेते कि गलती हो गई और एक वो विनिंग स्पीच देते कि जी बस हमने अपने टारगेट्स हासिल कर लिए, अब हम जंग ख़त्म कर रहे हैं और निकल रहे हैं। अब इतना डिले कर दिया कि अब वो तो मतलब वो कहते हैं ना, वो अब कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल नहीं छोड़ रहा, कि अब ईरान कहता है कि नहीं जी हम तो किसी सालिसी के लिए तैयार नहीं, अब हम जंग ही करेंगे, आ जाओ शौक पूरा कर लो। यहाँ आके गड़बड़ हो गई, अब समझ नहीं आ रही क्योंकि प्लान बी था नहीं। और जैसे अभी वो डायरेक्टर उनका मुस्ताफी हुआ है, अमेरिका में इतनी ज्यादा वेव है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और यकीनन वो जो होने वाली है इनके साथ मिड टर्म में, वो इतनी बुरे होने वाली है कि उसके बाद ज़ाहिर इम्पीचमेंट ही बचती है और कुछ नहीं बचता उसके बाद। लिहाजा ट्रंप साहब से जिनको उम्मीदें थी, जो इनकी खुशनुदी के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, मेरा ख्याल है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अब ख्याल तो आता होगा कि मैं बिला वजह इतना ज़्यादा इस बंदे को मैं उठाता रहा और कहता रहा कि जी ये नोबेल पीस भी प्राइज भी मिलना चाहिए इसको, कि वो हम तो उस दिन तब भी कह रहे थे कि भाई वो तो जंगे करके वो अब
वो कह सकता है कल को ये जंग खत्म करते हुए कि देखे मैं तीसरी आलमी जंग से बचा लिया मैंने दुनिया को, ये मैंने जंग खत्म कर दी, और फिर शायद वो डिमांड करे। लेकिन ट्रंप अब इस जंग के बाद वो ट्रंप नहीं रहा जो जंग से पहले था। सही जी। फैसल साहब, जो इनके साथ मसला ये हो गया है अमेरिका के साथ, इनको ईरान के हवाले से इनकी कैलकुलेशन मुकम्मल तौर पे ही गलत हो गई है। अब देखिए, ये तो सब लोग कह रहे हैं ना कि वो थोड़ी सी कार्रवाई करके बाहर निकल आता या खामनेई को जो हलाकत की थी बाहर निकल आता, लेकिन ईरान निकलने को तैयार नहीं है ना। आज भी ईरान निकलने को तैयार नहीं। अगर आज भी अमेरिका बाहर निकलना चाहे तो ईरान निकलने को तैयार नहीं है। और जो अमेरिका हर किसी के साथ जो शरारत किया करता था पूरी दुनिया के साथ, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल मजे ले रही है इस वक्त अमेरिका के। बड़ा टेस्ट जिसको कहते हैं ना, जिसको जायके ले लेके मजे ले रहे हैं इस वक्त। बस सबने उसके मुंह पे मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे पास जो है तुम्हारे साथ देने को हम तैयार ही नहीं है, अब अपनी जंग जो है वो खुद लड़ो। ये अमेरिका की पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन थी, जाहिर बात है ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी जंग से पहले कोई मनसूबाबंदी नहीं की होगी। वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने A to Z सारे प्लान बनाए होंगे। A प्लान भी होगा, B भी होगा, C भी होगा। लेकिन अब तक की जो उनकी हिकमत अमली सामने आ रही है अमेरिका की, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इनके पास प्लान तो थे लेकिन होमवर्क नहीं था। इसलिए इनके जितने प्लान थे वो सारे के सारे जो है वो नाकाम हो गए। ट्रंप साहब की जो रोज़े अव्वल से जो जितनी भी इनकी पॉलिसियाँ सामने आई, जिसमें कहीं कहीं पाकिस्तान भी उनमें जो है बहक गया या दबाव में आ गया या दोस्ती में आ गया, मोहब्बत में आ गया, कुछ भी नाम दे दें, खुशामद का दे दें, किसी में भी आ गया, उनकी सिर्फ मफरूज़ों के ऊपर थी, वो गुमान के ऊपर थी, अमली तौर पे नहीं थी। उसकी वजह से अब ये इस जंग को भी जो है मफरूज़ों की बुनियाद पर उन्होंने जो है ना वो लड़ने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि अमेरिका का निज़ाम जो है ना वो बहुत ताकतवर है। सदर के आइनी इख्तियारात अपनी जगह, लेकिन वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ की जो मुक़दरा है वो बहुत ताकतवर है। तो क्या वो भी ट्रंप के आगे बेबस हो गई, या उसके पास भी कोई इस तरह की जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं थी? तो अब एक बात तो नज़र आती है कि इनके पास जो असल चीज़ जो कमी महसूस हुई कि ईरान के साथ जो है वो फरिश्ते भी लड़ रहे हैं। अब वो फरिश्तों को की कैलकुलेशन नहीं कर पाए। वो फरिश्ते वो चीन से आने थे या रशिया से आने थे या किसी और इतराफ के पड़ोसी मुल्क से आने थे, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि ये फरिश्ते भी जो है वो आ जाएंगे और उनके वहाँ ये जो है वो मार खा गए और ये अभी और मार खाएंगे। सही। अब जो अमेरिका को अगर आप फॉलो करें, उनके सोशल मीडिया को फॉलो करें, इवन कि आप इसराइल के सोशल मीडिया को फॉलो करें, चले उसकी वीडियो तो असली है नकली है इसको तो छोड़ दें, लेकिन वहाँ की जो जेन्युइन वीडियोस आ रही है इसराइल की वीडियोस, वहाँ पे लोगों आम आदमियों में और पुलिस में बकायदा तसादुम हो रहा है। लोग, और इसराइल जैसे जो दुनिया का सबसे ज्यादा एक इंतहा पसंद मुल्क है, दुनिया का सबसे ज्यादा इंतहा पसंद मुल्क है, जहाँ भारत से ज्यादा इंतहा पसंदी जहाँ पाई जाती है, वहाँ भी लोग जो है ना वो तंग आके, परेशान होके, खौफजदा होके, जो भी उसको आप नाम दे दें, वो जो है वो इस जंग के खिलाफ जो है वो निकल आए और उस जंग की सोच के खिलाफ जो है उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया। यही अगर आप अमेरिका का सोशल मीडिया फॉलो करें तो वो इस वक्त तो ऐसा लगता है कि दुनिया तो आप छोड़ दें, अमेरिका में अगर सबसे ज्यादा किसी की मुखालफत पाई जाती है तो वो ट्रंप की जो है वो मुखालफत पाई जाती है। ना उसका मीडिया उसके साथ खड़ा है, ना उसका जो एक आम आदमी है जी। जो वो उसके साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक हैरत अंगेज बात है कि ट्रंप अपनी जिद को और अपनी अना को ये कब तक लेके जो है वो चलेगा और इसकी कीमत क्या अदा करेगा। लेकिन इसकी कीमत वो जो भी अदा करेगा वो दुनिया के लिए अच्छी होगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। जो ट्रंप जो भी कीमत अदा करेगा ये इसका है, तो इसको जितना खींचे दुनिया के लिए जो है एक बड़ी अच्छी कीमत होगी। जिनकी बदमाशी गुंडागर्दी का राज है वो लगता है ज्यादा रस्ते चलेगा नहीं। वो यार साहब वाली बात जो है अगर उस हद तक नहीं होती गोरबाचोव की हद तक, लेकिन ये तो तयशुदा बात है कि अमेरिका को कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। सही। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान जंग कितना बड़ा चैलेंज है?
लेकिन दुआ ईरान जंग मेरे ख्याल में डे 1 से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंज था, लेकिन इशू क्या है कि ट्रंप जो है वो एक नार्सिसिस्ट आदमी है, वो एक विम्सिकल आदमी है, वो एक मुतकब्बिर आदमी है, वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है। जो कुछ उसने किया वेनेजुएला के बाद, तो उसको तो वो ये समझ बैठा था कि जी ऐसे ही मैंने जाना है, और ईरान में तो लोग जो है वो मेरे इंतज़ार में बैठे हैं, और जो है वो लोग उठ खड़े होंगे और जो है वो तख्ता जो है वो उलट देंगे। इंटायर कैलकुलेशन उसकी गलत थी। अच्छा, ये भी जैसे मैंने कहा ना कि एक तो मुतकब्बिर है, दूसरा जो है वो जो विम्सिकल है। अब उस वक्त भी इसको पेंटागन ने कहा कि जी हमारे पास जो है वो शायद इतना असला बारूद नहीं होगा, अगर जंग लंबी खिंचती है तो हमारे पास इतना असला बारूद नहीं होगा, लेकिन उसने नहीं सुनी। ये भी अब बात आ रही है कि उसको मुतनब्बे किया गया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर वो ईरान ने बंद कर दी तो हमारे लिए मसले मसाइल होंगे, लेकिन इसने उनकी भी नहीं मानी। अच्छा, जो इसने क्लोज डोर ब्रीफिंग दी कांग्रेसमैन को, वो जो कांग्रेसमैन बाहर निकले उन्होंने आके जो बात कही कि उन्होंने कहा कि इसके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। यानी वो अपने दामाद की ब्रीफिंग के ऊपर जाके उसने एक इतना बड़ा फैसला ले लिया, और ये अगर इतनी आसान होती ना तो इससे पहले जो सदूर रहे हैं अमेरिका के, वो बाइडेन थे, वो क्लिंटन थे, वो बुश थे, वो ओबामा थे, वो तो बाहर कैफ इनसे बहुत ज्यादा समझदार लोग थे, वो बहुत पहले कर लेते। लेकिन देखिए ओबामा ने जो है वो ईरान के साथ डील की थी, वो न्यूक्लियर डील हुई थी, और ये शख्स जो है इसने आके वो डील जो है खत्म कर दी। तो जंग जो थी वो शुरू से नेतन्याहू चाह रहा था, इजराइल चाह रहा था। मैंने कल भी शायद जिक्र किया था कि एंटनी ब्लिंकन ने ये बात कही कि हम ईरान के साथ जंग से 30 मिनट की दूरी पे थे, कि जो हमें फीड किया, जो गलत इंटेलिजेंस फीड की हमें इजरायलियों ने, तो हम तो जंग ऑलमोस्ट जंग में जा चुके थे। तो ये बेवकूफ जो है, ये विम्सिकल आदमी, इसने आके उनकी बातों में आ गया और इसने जंग छेड़ दी। अब जंग छेड़ दी। अब इश्यू ये है कि देखें, एक तो पहले ये होता था जैसे इराक की जंग थी तो वो एलाइज सारे मिल गए थे, वो यूरोपियन एलाइज, नाटो के एलाइज जो है वो एक साथ, तो एक माहौल बन जाता। यहाँ पे ये तनहा रह गया। यूरोप के नाटो ने कहा कि जी हम एक डिफेंसिव अलायंस हैं, हम ऑफेंसिव पे आपके साथ नहीं है, वो इससे पीछे हट गए। अच्छा, फिर ये कि जो पब्लिक ओपिनियन विद इन अमेरिका जी ये सेल नहीं कर पाया कि ये जंग मैं क्यों कर रहा हूं, उसको वो जवाब अमेरिकियों को नहीं दे सका। पहले कह रहा है कि जी अमेरिका को मैं बचा रहा था, अमेरिका को खतरा था, अमेरिका को, यानी वो कौन से मिसाइल थे ईरान के पास कि वो अमेरिका को हिट कर सकता था। तो एक पब्लिक ओपिनियन भी इसके साथ जो है वो नहीं रही। तीसरी बात ये कि इसकी कैलकुलेशन ये गलत थी। हालांकि थ्रू आउट द नेगोशिएशन आप देखें, ईरान बारहा ये कहता रहा कि जी अगर जंग होगी तो आपके सारे जो आपकी बेसिस हैं यहाँ पे, तो वो मेरे निशाने पे होंगी, और ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं बंद करूंगा। शायद इनके पास इनकी कैलकुलेशन ये नहीं थी कि जिस तरह से हिट किया। बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 80% जो इसके रडार से और इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इसने बेसिस पे लगा रखा था वो खत्म कर दिया ईरान ने। तो जो ईरान का जो जवाब था वो मेरे ख्याल में इतना कारी था कि वो बौखलाहट का शिकार हो गए। और अभी भी, यानी अभी 2 हफ्ते की जंग जो है वो हुई है, और तकरीबन कोई 12 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ फूंक चुके हैं। ये उनकी बेसिस को जो नुकसानात हुए हैं वो अलग। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्या बात की गई, वो कहा गया कि जी वो तो लॉन्ड्री में आग लगी। कल रिपोर्ट ये आई है कि 30 घंटे वो आग जलती रही है उनके बैरी बेड़े के ऊपर, 30 घंटे जलती रही है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों वहां पे सेलर हैं जिनके सोने के लिए जगह नहीं है। यही जो पासदारान इनकलाब ने कहा कि जी ये तो हमने अटैक किया था, तो वो अब जो है वो जो दौर था, मेरे ख्याल में वो दौर खत्म हो गया। जंग अब बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से, खुसूसन हम यूक्रेन के हवाले से देखें ना, तो जंग एक बिल्कुल वो जो बेड़ों से ये आगे किया करता था, उसकी नेवी बिल्कुल बेकार होकर रह गई। खुद ही कहा कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे, वो एस्कॉर्ट वो नेवी ने उनको बता दिया होगा कि क्या उसका वो है। फिर नाटो के एलाइज को कहा, अपने दोस्तों को कहा, सबको,
और सो मच सो कि देखें इतना इस हद तक आ गया कि अमेरिकी मीडिया के पीछे पड़ गया कि जी आप नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, क्यों? वो सच दिखा रहे हैं। तो इस वक्त जो भी सिचुएशन बनी हुई है, मेरे ख्याल में ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि ईरान इससे नहीं निकलना चाहता। ईरान भी निकलना चाहेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज मीडिएशन बीच में आए। और एक दुआ मैं बात करता चलूं कि अगर ये जंग ऐसे खत्म होती है तो मेरे ख्याल में दुनिया का नक्शा जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि ये गल्फ में जहां पे जितने अड्डे हैं ये साबित हो गया कि गल्फ को बचाने में ये अड्डे जो है नाकाम है, और अमेरिका एज ए नेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो नहीं है उसका रोल दुनिया में। सही जी। इलियास साहब कितना बड़ा चैलेंज है ट्रंप के लिए ईरान जंग, क्योंकि पहले उसने रिक्वेस्ट की, फिर मिन्नत तरला इत्तेहादियों के साथ, फिर उसके बाद अब वो गिले शिकवे भी हुए, फिर अब वो ये भी कह रहा है कि मुझे बाद में जंग में जब जीत जाऊंगा तो मुझे इन इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं रहेगी। इलियास साहब देखिए, ये तो एक मौका होता है कि जब उसको सारी तरफ से इनकार हो गया, अब उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, अपने मुल्क में बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने आप को कि वो स्टेबल रह पाएगा नहीं पा सका, उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम मोड़ है। या अगर उसके पास पहले बड़े चांसेस आए हैं कि वो वापस हो जाता, अपने आप को कह देता कि मैं जीत गए हम जंग, और अमेरिका ने अपना जो टारगेट थे वो अचीव कर लिया सारा। अभी तक देख लें 17 दिन हो गए, इतना पैसा लग गया अमेरिका का उसमें, जो रोज़ उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी कि आप देख लें कि एक उनके मिसाइल को रोकने के लिए इनको अरबों डॉलर खर्चना पड़ रहे हैं उसके लिए, उनके लिए। तो फिर भी वो बचा नहीं सके, इसराइल को नहीं बचा सका, इत्तेहादी खलीज ममालिक को नहीं बचा सका, सारे अड्डे उनके तबाह हो गए, उनका जो नुकसान है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए। तो अब ये है कि इसके लिए बच के निकलना मुश्किल है। अब देखें वो इत्तेहादियों की तरफ देख रहा है ना, उसको मुल्क से पीछे से सपोर्ट है, मुल्क के बैकअप के लोग सारे उसके पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब उसको बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए देख रहा है कि कोई उसके साथ इत्तेहादी खड़ा हो जाए। हालांकि वो उसने बड़ी कोशिश की है, नेटो की जानब से भी जवाब हो गया। अब वो ये देख रहा है कि किस तरह करे, क्या करे। मेरे ख्याल कुछ अर्से ज़्यादा इसी तरह प्रेशर रहा तो अमेरिका जो था उसकी स्ट्रैटेजी इधर फेल हुई है, जबकि ईरान की स्ट्रैटेजी जो थी कि इसको प्रोलॉन्ग करे और इसको जितना भी भगा सके, कहते हैं भगा के थका रहा है उसको, तो अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपनी प्लान ए बनाए थे, बी बनाए थे, सी बनाया हुआ था, ताकि ये वो उन्होंने लोकल जो अपने कमांडर्स थे उनको क्या कि अपनी ऑपरेशन बंद नहीं रखा कि ये ना सेंट्रलाइज सिस्टम से नहीं वो कर रहे। वो जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी वो बड़ी कामयाब रही। उन्होंने अपने खलीजी ममालिक में भी जो अड्डे थे वो भी तबाह किए, और जो थे अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाए। अब देखिए अमेरिका ने अपने चाइना का दौरा भी मंसूख किया। अब उसको समझ नहीं लग रही कि वो क्या करे, किस तरह भागे, यू टर्न कहाँ से ले, किस तरह ले। अगर लेता है तो उसकी फिर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है उसके मुल्क में, दुनिया भर में ख़त्म हो जाती है। वो क्या किस मुंह से आइंदा से किस तरह, हर दफ़ा वो क्या कहते हैं उसको मौका नहीं, वेनेजुएला की तरह नहीं मौका मिला, या टैरिफ लगा के कमज़ोर ममालिक को ड्राए इस तरह के। अब तो ये देखें कि इनकार इस हद तक हो गए, जो दूसरे इत्तेहादी ममालिक के अलावा जो कमज़ोर ममालिक हैं वो भी है। ये इसके अलावा इसकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा, खलीजी ममालिक से इसकी जो तमाम ट्रेड वगैरह, पाकिस्तान को जैसे नुकसान हो रहा है तो उनको भी नुकसान हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा, किस तरह करेगा, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ज़्यादा है, इसके ऊपर बहुत प्रेशर है इस वक्त, तो वो इस वक्त बचने की कोशिश कर रहा है कि क्या करे। अब उसकी बातें से पता चल रहा है कि उसकी आवाज़ की वो पेस जो होती थी कि गरजदार आवाज़ वो नहीं रही, अब वो डाउन होता जा रहा है, ताकि वो देख रहा है कि मैं किसी तरह वापस चले जाऊँ। वापसी ठीक कहता था ना, हाँ। यू टर्न तो अच्छे होते हैं, यू टर्न ले लेना चाहिए अब उसको, यही उसके हक में बेहतर है। और शुरू से चैलेंज थी ट्रंप के लिए ईरान, और अब मजीद चैलेंज बनते नजर आ रही है, इसलिए वो दरमियानी रास्ता बल्कि वापस जाने का रास्ता देखने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा, मिल नहीं रहा। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक से वापस आते हैं जी, अभी ब्रेक। और दूसरा बड़ा सवाल, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है, तालिबान से सब तंग है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर अफगान रजीम चाहती क्या है। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान रजीम और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। पाक अफवाज की जानिब से फ़ज़ाई हमलों में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। दोहा मुआहदे में तालिबान ने अफगानिस्तान में जामे हुकूमत बनाने का वादा किया था, मगर आज यहाँ सिर्फ पश्तून तबका इक़्तिदार पर काबिज़ है, जबकि ताजिक हज़ारा उज़्बुक ग्रोहों को दीवार से लगा दिया गया है। ख़वातीन अपने हुकूक से महरूम हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, रोज़गार छीना जा रहा है, लाखों ख़वातीन की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हैं। अक़लियतों की अगर बात करें तो वो भी सिसक रही हैं। आम अफ़गान भूख और जाबिराना पाबंदियों का शिकार है। अफ़गान सियासतदान भी तालिबान रजीम की पॉलिसी के खिलाफ खुलकर खड़े हैं। अहमद मसूद ने सच कहा है कि आज अफ़गानिस्तान की जो बर्बादी है वो बराह रास्त तालिबान रजीम के बुरे अमाल का नतीजा है। इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अफ़गान तालिबान की जो दोहा मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी जारी है, सभी तंग हैं, बाहर से भी, हमसाए भी। आखिर अफ़गान रजीम चाहती क्या है आमिर साहब? देखें, इनके पास बर्बादी के अलावा कोई नुस्खा नहीं है। वहाँ पे जो मुआहिदा करके आए दोहा में 2021 में, वहाँ पे कहा कि हम तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं उन सबको अबूरी हुकूमत में शामिल करेंगे, वसी तरह अबूरी हुकूमत होगी, ख़वातीन को, बच्चों को हकूक़ देंगे। आते ही पहला काम उल्ट किया। पाकिस्तान तो इनका वकील बना हुआ था, चाह रहा था कि दुनिया के दरवाजे इन पे खुलें, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ख़वातीन पे पाबंदी लगाई। फिर जो गैर पश्तून थे उन सबको एक किस्म का काबुल से दूर किया। जो यूनिवर्सिटियों में इसातिज़ा थे, प्रोफेसर थे, उनकी फ़रागत की, डॉक्टर्स की फ़रागत की जो नॉन पश्तून थे। फिर फ़ौज के अंदर भी कमांड जो है वो सारी जो नॉन पश्तून के पास थी वो वापस ले ली। दर्री थे, ताजिक थे, जितने भी वहाँ पे एथनिसिटी है, हज़ारा के लोग थे, किसी को कोई रास्ता नहीं दिया। और अब भी जब पाकिस्तान ने बातचीत शुरू की थी, जब ये अपने मुतालबे कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इनको टीटीपी को हवाले करें और आप वसी तर बुनियाद पे हुकूमत बनाएं और एक अगला ढांचा बनाएं, क्योंकि आप तो एक अबूरी हुकूमत के तौर पे आए थे। लेकिन उन्होंने एक कब्जा वाला काम किया। और अब जिस तरह से कल रात से वो एक तमाशा बना के बैठे हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी उसके अंदर शामिल है। लाशें कहाँ हैं भाई? बिल्डिंग तो सालिम खड़ी है, तो तबाह किस चीज से हुई? जो चंद किलोमीटर दूर थी, जहां पे ये ड्रोन और बाकी फैसिलिटीज, धमाका खेज मवाद था, वो मौजूद था। वो हमारी वीडियोज आ चुकी हुई, हमने दिखाई है कि हमने मारा, हम सिविलियंस की तरफ नहीं जा रहे। तो अब इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं रहा। झूठ बोलते हैं, रोजाना की बुनियाद पे बोलते हैं, और अपने लोगों को, असल में मसला इनका ये है ही नहीं कि आम आदमी की सेहत, तालीम या उसके जो बुनियादी जरूरियात है उस पर तो ये बात ही नहीं करते, ये उस तरफ जा ही नहीं रहे। इनको ये है कि बस हम हुक्मरान हो और हम अपने लोगों को रखें, और खवातीन की तजलील कर रहे हैं, मुसलसल बच्चों की तजलील कर रहे हैं। ठीक है आमिर साहब, टाइम आप चूंकि कम है इस पार्ट में। जी आया साहब। देखिए, मसला वही है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ खुशियाँ भी मनाई गई। हमारे वज़ीर दिफा आज के वो ऑन रिकॉर्ड हैं, और हमने कोशिश भी की, हमने पूरी दुनिया से कहा कि इनके बेचारों के फंड्स खोल दो, कैसे चलाएंगे ये सिस्टम। और उसके बाद हालात बिगड़ते 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 फिर बड़ा अरसा हम इनको समझाते रहे कि यार वो दहशतगर्द यहाँ आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ से उनको रोको, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि हम भी शायद मासूम थे कि समझ रहे थे कि ये कोई दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि एक ही थे। और आज के दौर में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि दुनिया भी बज़ाहिर वो बयान शयानी जारी होते हैं, रिपोर्ट जारी होती है यूएन की भी, लेकिन इस तरह की रिजीम आज के दौर में होना ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा होती है। उसके बावजूद ज़ाहिर मफादात अपने अपने हैं, इंडिया की सपोर्ट बिल्कुल होगी इनको, इसलिए वो किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। और बाकी छोड़े एथनिसिटीज़ को, छोड़े अपने, उनको ख़वातीन तक को तो राइट नहीं दे रहे, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती, बाकी इनसे क्या तवक्कुल करेंगे आप? जी इलियास साहब। देखिए, ये जो सूरत हाल है सबके सामने है कि पहल और जो हुआ, जो इंडिया से गठजोड़ हुआ, जिस तरह पाकिस्तान के यानी कि सरहद पर उधर हमला किया, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की, दहशतगर्दी की, तो एक लिमिट होती है, दुनिया भर को बताया है इसके बारे में। फिर इसके बाद बलूचिस्तान में मुदाखलत भारत की जानब से, तो ये भारत की जो प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए ये इन्होंने सारा काम किया। हमारी तो इनसे जंग नहीं थी, हमने तो हमेशा इनको इनकी इक़्तिदार इनके हवाले करवाया, इनके इक़्तिसादी तौर पर इनके साथ खड़े हुए, इनकी मदद की, इनको हर चीज़ दिया। यानी कि अपने जो आधा एक रोटी, आधी रोटी इनको दिया करते, जो कुछ इनको इस तरह किया, इनके लिए हर सूरत हाल हर बेहतर बनाने के लिए किए इक़दाम किए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये गवर्नमेंट एक चला सकें, लोगों को पढ़ा सकें।
ये बेहतर तरीके से काम, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी। उन्होंने ये देखा कि भारत की जानब से पैसे पकड़ के और दहशत गर्दी करने के लिए अपना काम, क्योंकि भारत अपनी तरफ से तो एक कोशिश करके मुंह की खा के बैठा हुआ है, तो अब वो खुद उनको वो तस्लीम करते हैं। उनकी फौज के जो लीडर हैं, उनके कमांडर हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी हम हार गए, हम नहीं कर सके, तो हमने अपनी प्रॉक्सी वार लड़ाने के लिए अफगानिस्तान को सहारा लिया। तो अब इस बात पर सब खुल के सामने आ गए, तो अब फिर पाकिस्तान अपना दफा कर रहा है। बिल्कुल उनके शहरी इलाकों में नहीं, बल्कि उनके जो ठिकाने थे दहशतगर्दों के, वो उड़ाए हैं। और इस पर यह है फैसल साहब, जी ठीक है, लिहाज साहब पॉइंट आ गया। जी फैसल साहब, देखिए बात ये है कि तालिबान के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो उसकी अपनी पॉलिसियों का नतीजा है। अब तालिबान में इतनी हिम्मत थी नहीं, इतनी उसके पास ताकत नहीं है, इस्तेदाद नहीं है कि वो अपनी बड़ी कुव्वत से जो है वो लड़ सके। जब आप लड़ नहीं सकते थे तो आपको पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, इतनी इंतहा पे जाने की क्या ज़रूरत थी। आप हमेशा ये काम करते हैं फिर आप पिटते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त इनसे क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान तो इनसे एक नुक्ते पर बात कर रहा है कि आप दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दो, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए खतरा बने हुए। आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, भाई यही नुक्ता है। आज दहशतगर्दों के हवाले कर दे, कल दोनों खत्ते में अमन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, ये मेरे ख्याल में ये बातें करना कि जी वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट है या नहीं है, बाकी एथनिक ग्रुप्स को उसमें शामिल किया गया है या नहीं है, वहाँ पे ख़वातीन को जो है वो राइट्स हैं या नहीं है, खैर उसका हमारा अपना भी जो रिकॉर्ड है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और जो करज़ई के दौर में और जो पिछली अशरफ गनी के दौर में पश्तूनों को जो साइड पे लगाया हुआ था और जो उस ताजिक बैठे हुए थे वहाँ पे, उस वक्त क्या हो रहा था, तो मेरे ख्याल में इस बात के कतई नज़र इसको साइड पे रख के हमारा इशू ये है कि हमारा जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है, आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ यूज़ हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी हमसाया पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के हैं, वो चाइना है, वो रशिया की लेटेस्ट उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई कि 25 से 30 हज़ार जो है वो टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो जो आपके पड़ोसी हैं उनके जो जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आपने ये मुआहदे में, दोहा मुआहदे में लिखा, आपने कमिट किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ, दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ नहीं यूज होगी। आप वो कमिटमेंट पूरी करें और हमें भी इसी कमिटमेंट को, यही चीज जो है, इसी को जो है वो सामने लेके आना चाहिए। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया, आपको पॉइंट आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।